कि अमेरिका की मिलिट्री ने वेनेजुएला रेड में कोई रहस्य फेलियो करे की तरफ किया था। जमीन पर मौजूद गवाहों के अनुसार इस अभियान की शुरुआत एक असमझाया रडार ब्लैकआउट से हुई। पीछे आया भारी ड्रोन स्वाम और हेलीकॉप्टरों की आवाजें। फिर भी 5 के मुकाबले 1 कम होने के बावजूद यूएस स्पेशल फोर्सेस टीम को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। रिपोर्टों से पता चलता है कि सिपाहियों ने चक्कर आना, उल्टी और अंदरूनी रक्तस्राव का सामना किया। मिलिट्री विश्लेषकों का मानना है ये एक सॉफ्ट किल अभियान था, जो कि एक उच्च शक्ति माइक्रोवेव यंत्र का उपयोग किया होगा। इस वीडियो में आगे और डिटेल्स हैं। गवाहों के बयान के आधार पर यह है वो अनुकल्प घटनाक्रम। वेनेजुएला के सिपाही अपनी मान्य गार्ड ड्यूटी पर थे जब अचानक उनका रडार सिस्टम बिना किसी चेतावनी के बंद हो गया। इस ब्लैकआउट के तुरंत बाद फैसिलिटी के ऊपर एक भारी ड्रोन स्वाम आ गया, जिसके पीछे आए 8 हेलीकॉप्टर जो अज्ञात तकनीकी से लड़े थे। उन हेलीकॉप्टर से 20 लोगों का एक दस्ता डेल्टा और स्पेशल फोर्सेस के तैनात हुआ। इस आमने सामने का मुद्दा तब रह सुरक्षा बल के 100 सिपाही रिपोर्ट के अनुसार जाम कर रह गए थे, एक छोटे पर एलीट दस्ते के सामने टक्कर लेने में असमर्थ। गवाहों ने देखा कि डेल्टा फोर्स के ऑपरेटिव्स ऐसे सीमित प्रिसीशन के साथ फायर करते। 300 राउंड प्रति मिनट प्रति सोल्जर की फायरिंग स्पीड का अनुमान लगाया गया। ये सिद्धांत है कि इस क्षमता को तैनात करने के लिए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का उपयोग हुआ। जूडो को एक निर्देशित बीम चलाने के लिए लगाए गए थे। उन्होंने अंदरूनी चोटों की रिपोर्ट दी। उन्हें तुरंत वेस्टिब्यूलर अशक्तिकरण का सामना हुआ, जिसका अर्थ है संतुलन और पैरालिसिस का। उसने नाक से ब्लीडिंग और खून की उल्टी की भी रिपोर्ट दी। ये लक्षण अंदरूनी हेमरेज के अनुकूल हैं, जबकि पेंटागन ने ऐसे किसी विशेष हार्डवेयर को रश्मि रूप से प्रकट नहीं किया है। सैन्य विशेष इसे एक सॉफ्ट किल प्रणाली कहते हैं। तो ये वास्तव में कैसे काम करती है, इस अस्त्र को समझने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि उसने क्या किया, फिर इसका जवाब मजल में। ऐसे अस्त्र का सबसे संभावित उदाहरण जो बिना बाहरी आवाज के आंतरिक दबाव पैदा करता है वह है एक उच्च शक्ति माइक्रोवेव यंत्र। यह एक फ्रे इफेक्ट नाम की चीज पर निर्भर करता है। लिया जा सकता है जो शायद एक चिनूक या ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर द्वारा धरा गया एक संकेत पल्स्ड माइक्रोवेव एनर्जी की बीम चलाता है, आवाज की तरंगे नहीं जो खोपड़ी के आर पार गुजर जाए। ये बीम्स दिमाग के टिश्यूज में मौजूद पानी और अंदर कान के द्रव्य द्वारा सूक्षित हो जाती हैं। ये ऊर्जा टिश्यूज में एक अति सूक्ष्म त्वरित तापमान वृद्धि करती है, 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम हैं, लेकिन वो अति सूक्ष्म अचानक फैलाव भीतरी खोपड़ी में एक दबाव तरंग उत्पन्न करता है। उसका परिणाम लक्ष्य को एक आवाज सुनाई देती है, क्लिक्स, बजिंग या एक गर्ज जो उत्पन्न होती है लक्ष्य के फैलाव में भाई और के अपने ही दिमाग के अंदर कान के पर्दे को पूरी तरह बाईपास करते हुए यदि फ्रीक्वेंसी अंदर कान के रेजोनेंस के अनुकूल की जाए तो ये शरीर का संतुलन उखाड़ देती है, जिससे तुरंत वर्टिगो होता है। उच्च शक्ति स्तरों पर वो त्वरित टिश्यू फैलाव कैपिलरियों यानी छोटी नलियों को फाड़ सकता है, जिसकी वजह से रिपोर्ट की गई नाक से ब्लीडिंग और अंदरूनी चोट लगती है। इसमें एक और संभावना है, एक वेपनाइज्ड इंफ्रासोनिक पल्स इमिटर। एक समद बीम की जगह ये यंत्र कम आवाजधारी हवा के उच्च गाड़ित स्लग्स चलाता है। जान पाओ 20 हर्ट्ज से कम। ये तरंगे शरीर से गुजरती हैं और अंदरूनी अंगों जैसे पेट या फेफड़े की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मिलती है। उच्च गारित इंफ्रासाउंड वास्तव में कर सकता है। अंदरूनी कविटेशन, शरीर के द्रव्यों में बबल का निर्माण। जब ये बबल कोलैप्स होते हैं तो छोटे शॉक वेव्स पैदा करते हैं जो टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। लक्ष्य को अपने शरीर में एक तीव्र कंपन महसूस होता है पेट में, जिससे गहरी मिटली आती है और दर्द और बीमारी से वे पूरी तरह अशक्त हो जाते हैं। तकनीकी रूप से रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिकी बलों ने इस तकनीक को अंतिम फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में उपयोग किया। इसका परिणाम यह था कि रिपोर्टों में जिक्र किए गए 100वें वेनेजुएला गार्ड से कोई पारंपरागत बंदूक लड़ाई नहीं लड़ी गई। वे अशक्त, बीमार, चक्कर और ब्लीडिंग का शिकार थे। इसके जो अपने वनाई यूएस सेना से संपर्क होने से बहुत पहले ही इसने केवल 20 ऑपरेटर्स की एक छोटी टीम को एक बहुत बड़े बल से आमने सामने बिना किसी रोक टोक के गुजरने दिया। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। और रहस्यमय अस्त्र, एनालिस्ट ने इसे कैरिबियन का आयरन डोम कहा। उन्होंने कहा वेनेजुएला के ऊपर का वायुकाश आघोष था। रशियन निर्मित S-300 विमान विरोधी प्रणाली से बंद था, एक ऐसी जानवर जो 150 मील दूर आकाश में एयरक्राफ्ट को गिरा देने की। लेकिन अंधेरी रात में इनविंसिबिलिटी का वो सिफर सिर्फ टूटा नहीं, बिल्कुल वेपराइज हो गया। पहला प्रहार पायलट से नहीं बल्कि आया फिजिक्स से। यूएस का OR-4 जो किनारे से बाहर तैनात था ने इतना घना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बैराज छोड़ा कि उसने वेनेजुएला के रेडार स्क्रीन को सिर्फ जैम ही नहीं किया बल्कि उन्हें जलाकर सफेद कर दिया। S-300 इस कैप्टन मैनुअल रियो के एयरबेस पर सब कुछ अंधा हो गया था, इससे पहले कि वे मिसाइलों को आते देख पाते। पहला काइनेटिक प्रहार एक डिस्ट्रॉयर से सर्जिकल था, 2 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें। S-300 VM रडार एरेज में एक पल में वेनेजुएला के रक्षा जाल की आंखें बिगड़ी हुई लाल गरम स्क्रैप मेटल में बदल गईं। प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब अब हवाई अड्डे की ओर बढ़ने लगे और हुए अड्डे की लाइन पर एक के बाद एक Su-30S और उनके सादगी वाले A-16S जो उनके सामने खड़े थे आग के गोलों में लिपट गए। 7 जेट्स मिटा दिए गए पहले कि उनके पायलट सीढ़ियों तक पहुंच पाते। ये कोई सुबह की लड़ाई नहीं थी, ये एक फांसी थी। लेकिन अंतिम प्रहार मानसिक था। 4 बजे 20 मिनट पर जेट इंजनों की गरज ने डाउनटाउन कराकास की खिड़कियों को हिला दिया। लक्ष्य था फॉर्चूना और अन्न रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय और शासन के सैन्य कमांड का नर्व सेंटर।
ये प्रहारों ने शहर को नष्ट नहीं किया, बल्कि नेतृत्व की संपर्क करने की क्षमता का सिर कलम कर दिया। पर जब मंत्रालय की इमारतों से धुआं उठने लगा, हर जमीनी कमांडर के लिए संदेश स्पष्ट था, तुम अकेले हो, तुम अकेले हो और कोई मदद आने वाली नहीं है। लेकिन ये सब कुछ यूएस साइड्रल R4 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएस इवो जीमा एम्फीबियस रेडी ग्रुप किनारे से बाहर खड़ी थी। बहाना स्पष्ट था, यूएस ने वेनेजुएला की सरकार को इसे एक नार्को टेररिस्ट राज्य घोषित किया, विशेष रूप से ड्रग लॉर्ड्स को निशाना बनाया। लेकिन जब नेवी ने किनारा पकड़े रखा, इंटेलिजेंस अस्तित्व एक आदमी को ट्रैक कर रहे थे। वे एक खास विंडो का इंतजार कर रहे थे। पर एक ऐसा पल जब मादुरो स्थिर और असुरक्षित था। दूसरा कदम प्रहार। ये आंकित शुरू हुआ ठीक 2 बजे सुबह वेनेजुएला स्टैंडर्ड टाइम पर। ऊपर ऊंचाई पर कुछ स्टील्थ फाइटर्स ने वो दुश्मन की लाइनों में एक छेद करते हुए उनके विमान विरोधी रक्षा को अस्थिर कर दिया। जैसे ये रशियन S-300 मिसाइलें जो सारे स्ट्रेटेजिक हाई वैल्यू टारगेट के आसपास लगी थी। आकाश साफ होने के साथ हेलीकॉप्टर की ओर सीधे उड़ने वाले डेल्टा फोर्स हेलीकॉप्टरों के लिए रास्ता खुल जाता है। यहाँ आता है धोखा। जब हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, जेट्स ने फोर्ट टूना पर जोरदार स्ट्राइक के साथ फायर करना शुरू कर का मुख्य सैन्य बेस और कमांड सेंटर और ला कार्लोटा एयरबेस, जिसने वेनेजुएला के हवाई समर्थन को अस्थिर कर दिया। जमीन से आई रिपोर्टों में व्यापक विस्फोटों और अचानक संपर्क कटे जाने का वर्णन है। लेकिन ये छापा कैसा पड़ा? हमें तीसरे कदम को देखना होगा। अंधेरे और घनघोर के छुपाव में टियर 1 ऑपरेटर्स ने काम करना शुरू कर दिया। सेडवकारस की ये कोई पूरा लेंथ है, लेकिन मिशन पर नियुक्त एग्जैक्ट यूनिट कौन सी है? यह है डेल्टा फोर्स, यूएस सेना के सबसे एलीट गुप्त विशेष बलों में से एक। कराकस में गवाहों ने रिपोर्टिंग द ऑपरेशन वाशितों के ऊपर से गुजरते हुए नीचे उड़ने वाले हवाई जहाजों की रिपोर्ट दी, जो राडार कवरेज से काफी नीचे उड़ रहे थे। टीम ने एक सुरक्षित कंपाउंड में प्रवेश किया, जिसे बड़े फोर्ट ट्यूना कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सेफ हाउस माना जाता था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति रक्षकों का प्रतिरोध तेज था, लेकिन अंततः व्यर्थ, जबकि हेलीकॉप्टर लगातार कवर फायर देते रहे। ऑपरेटर सर्जिकल स्पीड के साथ आगे बढ़े और एक ही समय में कॉम्प्लेक्स के कई हिस्सों पर जब कई अटैक हेलीकॉप्टर सप्रेशन फायर देते रहे, डेल्टा स्पेशल फोर्सेज नीचे उतरे और हाई वैल्यू टारगेट की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने इसे कैसे ढूंढा? सराल, एक इंटेलिजेंस एसेट ने लक्ष्य के करीबी दायरे में स्थिति की जानकारी दी। वहीं एक अन्य स्थान पर एक विशेष बल ने उस सुरक्षित स्थान की प्रतिकृति बनाकर छापे का पूरा अभ्यास किया, जब तक कि वे इसे आंख बंद करके कर ना सके। ऑपरेटर्स ने कमरे में इतनी तेजी से प्रवेश किया कि उसकी सुरक्षा भी स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाई, जबकि फ्लैश ग्रेनेड्स की आवाज ने रक्षकों को विभिन्न कर दिया। ब्लोटॉर्च का उपयोग कर हमने उसे पकड़ लिया पहले कि वह सारे दरवाजे बंद कर पाता। लक्ष्य का शौक और भयानक दृश्य उसे मोशनलेस कर दिया जब बलों ने कॉम्पाउंड ब्रीच किया। मुख्य लक्ष्य और उसके साथी को भाविक रूप से सुरक्षित कर लिया गया। हमारे आते कोई बातचीत नहीं थी। लक्ष्यों को रोककर तुरंत निकाले गए बिंदु पर ले जाया गया। ये हवाई जहाज इमारतों से शहरी निकासी और हवा में ही रिफ्यूलिंग करने में सक्षम है। योर टूटर के पन्ने अपने हम ओरिजिनल 4K 3D एनिमेशन एक छोटे एनिमेशन टीम के साथ बनाते हैं, तो कृपया हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करें ताकि आपके लिए और एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग एनिमेशन बनाएं, जिससे